और जो सुई गैस और जो खाने पीने की अशिया महंगी हुई है। सरकारी अस्पताल में जाए तो वहाँ पर दवाई नहीं। तालीम के नाम पर यहाँ पर देखे तो हमारे सिंध में 1200 स्कूल बंद हुए हैं, जिसमें से 460 सिर्फ मेरे सांगड़ के स्कूल बंद है। पीने का पानी वहाँ नहीं। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये बदला लिया जा रहा है, ये हमें इस मोड़ पर धकेला जा रहे हैं कि यहाँ पर तो आवाम अब खुदा करे कि अब वो फिर आप कहेंगे कि पता नहीं लोगों को भड़का रही हूँ कि जिस दिन हम हजूम, मैं उसमें अपने आप को भी शामिल करती हूँ, जिस दिन कौम बन गए फिर इनको जगह नहीं मिलेगी। लेकिन मसला ये है कि खुदा जाने कि लोग अपने हक के लिए क्यों नहीं निकल रहे। इसमें एक क्या कह सकते, अब दिल दुखता है कि मैं अगर आपको सारे हालात बताने बैठूंगी तो शायद आपकी जो काम के जो वक्त है वो कम पड़ जाएगा कि यहाँ पर आप। लेकिन यहाँ पे तो ये भी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि इन्होंने दावे किए, एक साहब दावा करते रहे कि मैं जनाब 200 यूनिट जो है वो फ्री कर दूंगा, 300 फ्री कर दूंगा। पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी, एक मोहतरमा जो पंजाब में बैठी हुई हैं वो कह रही है हम आपको सोलर देंगे और आप बिजली का बिल अदा करने जाएंगे तो आगे से पंजाब गवर्नमेंट का नुमाइंदा बोलेगा कि आप बराए मेहरबानी आप तशरीफ़ ले जाएं, आपका बिल पंजाब गवर्नमेंट ने अदा कर दिया है। अब ये दोनों साहबान जो हैं वो खामोश हैं और सारी जो तलवार इस वक्त चल रही है वो गरीब अवाम के ऊपर जो है वो चल रही है। तो देखिए, ये तो आवाम को सोचना चाहिए और आवाम को इनसे सवाल पूछने चाहिए। बिलावल साहब ने तो जब ये प्लान किया, इन्होंने जब ये दावा किया था 300 फ्री यूनिट का, और काश आपको याद होगा काशिफ अब्बासी ने पूछा था तो उन्होंने कहा था क्या क्या अब क्या ख्वाब में देखें। भाई ख्वाब आप देख रहे हैं तो आप जो उम्मीद के वो कहते हैं ना कि बैठी भी होती है आवाम बेचारी कि शायद वो एक वापस से उसी झांसे में आ जाती है कि शायद ये जो हुक्मरान अभी जो हम लोगों को इतने सब्ज बाग दिखा कर आए वो हमारे लिए कुछ करेंगे। लेकिन उन्होंने पहले बोल दिया कि ये तो ख्वाब है। लेकिन आप मुझे बताएं, यहाँ पर अब जीना मुहाल हो चुका है। सदीक साहब, पहले कोई एक चीज महंगी होती थी, बाकी चीजें कंट्रोल में होती, किसी न किसी तरीके गुजारा हो जाता था। ऐसा ही है। लेकिन अब बिजली का बिल आप मुझे बताइए कि उसके ऊपर टैक्सेस की भरमार, खुदा इनको पूछे कि वो आप सोचिए तो सही कि कोई कैसे अदा कर सकता है। मैं तो बाकी को छोड़े, जब हम लोग अपने आप को समझते होते थे कि ठीक है जी जिम्मेदार लोग हैं, लगी बंदी आमदन हमारी साल की फसलों की आ जाती है, हम लोगों की चीखें निकली हुई है, हम लोगों को समझ नहीं आ रही। जो इन लोगों ने हमारे साथ ये गंदम सीजन में जो किसानों का इस्तेमाल किया है, हम तो अपना वो कहते हैं ना कि वो हैरान हूँ कि दिल को पीटूं के रोऊं जिगर को। और बस क्या कह सकती हूँ, अब मुझे खुद अपने आप पे भी शर्मिंदगी है कि तो मैं क्या ये क्या नहीं समझती कि अगर हमने हर बात ही IMF की माननी है। हमारा वज़ीर आज़म कहता है जी कि अब इतराफ़ करता है पार्लियामेंट में खड़े होकर कि हाँ हमने ये बजट जो है वो IMF की मशावरत से बनाया, चलो उसने लफ्ज़ मशावरत इस्तेमाल किया, उनके हुक्म पे हमने बनाया, तो फिर क्या आप ये तजवीज़ नहीं करेंगी कि मुल्क ही IMF के सामने गिरवी रख दें, उनको ठेके पे दे दें, वो चला लें फिर इसको। ये जब IMF की मुशावरत से नहीं, टेबल के दोनों तरफ IMF के एजेंट बैठे हुए थे। क्या ये इनको 35 साल इनकी ये जमहूरी हुकूमतें बनती हैं और बचपन से लेकर अब हमारे तो बुढ़ापा तारी हो गया है, तब तक ये मुल्क के भाई इस दफा हम आए तो हम मुल्क की तकदीर संभाल देंगे। वैसे ये तो आपने कसरे नफ्सी से काम लिया है माशाल्लाह, अभी कर सके बुढ़ापा भी आप पे नहीं आया माशाल्लाह, कसरे नफ्सी से आप काम ले रही हैं। बहरहाल नहीं, मैं बात में कर रही हूँ कि जो छोटे होते सुनते होते थे और अभी इस उम्र में आ चुके हैं, तब भी उन्होंने मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन करना है अगर उनको हम मौका दे दें। एक वजीर खजाना कोई हुकूमत मिलकर पैदा नहीं कर सकी कि मुल्क में कोई ऐसा शख्स हो जो खजाना हो। मुस्तार लेते हैं उधार पे, कभी हफीज शेख साहब आ जाते हैं, कभी तरीन साहब आ जाते हैं, वो जो शौकत तरीन आए थे, और अभी भी एक हॉलैंड से हम लोगों ने इम्पोर्ट किए जिसको एक दिन में हम लोगों ने यहाँ की नेशनैलिटी दी है कि आइए आके तबाह बर्बाद करें। जिस वक्त स्टेट बैंक के वो क्या कहते हैं, क्या स्टेट बैंक के क्या होते हैं, गवर्नर स्टेट बैंक, वो बाकिर साहब आए थे, उनके बारे में भी उस वक्त पता था कि वो कितने मुल्कों की इकोनॉमी तबाह करके आए हैं। लेकिन हमने तो यहाँ पर वो कसम खाई हुई है कि हम ना मुल्क का सोचेंगे ना आवाम का सोचेंगे, बस 5 साल बैठ के सब चीज एंजॉय करेंगे। मुझे समझ नहीं आ रही कि IMF, चले खैर मैं IMF को क्यों गुस्सा करूं, वो तो जाहिर जो कर्जा है उसकी अपनी शर्तें होंगी, इनकी शर्तें थोड़ी मानेंगे। मगर क्या इनको समझ नहीं आती कि ना
मराद खत्म हो रही हैं। आप पेंशन देखें, अभी आपने एक वो अटॉर्नी जनरल साहब की तनख्वाह का सारा वो आ रहा है। एडवोकेट जनरल पंजाब, एडवोकेट एडवोकेट जनरल पंजाब 35 लाख तनख्वाह, 2 कारें जनाब, और उसके साथ साथ लमसम अमाउंट वो 50 लाख में पड़ रहा है, जजेस से भी ज्यादा तनख्वाह है। मेरा मशवरा है इनको, जैसे एयरपोर्ट आउटसोर्स किया इन्होंने, हमने बड़ी बड़ी चीजें आउटसोर्स कर दी, आधा पोर्ट आउटसोर्स कर दिया, फिर उसके बाद कहते हैं कि यहाँ पर सरमायाकारी आएगी। मैं कहती हूँ कि ये पूरा मुल्क आप OLX पे डाल दें, नहीं तो फिर हमें आप भेज दें OLX पे, अपने किसी इस्लामी मुल्क जैसे कुवैत को दे दें, मैं भी उनको तरस आ जाए और वो थोड़ा सा इस पे यहाँ हम लोगों के आके हालात सुधार लें। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर वो कहते हैं ना कि पूरी फिल्माइजेशन होती है आप जो काम करते हैं। यहाँ पर तो हुकूमतें टिकटॉक पे चल रही हैं। मैं सिर्फ पंजाब हुकूमत को नहीं कह रही, यहाँ सिंध में भी यही है। वुज़रा सिर्फ टिकटॉक बनाने पे लगे हुए। आप KP में देख लें कि वहाँ पर वो कुछ खातून है, वो टिकटॉक बनाने पे लगी हुई है। कोई पॉलिसी नहीं दी इन्होंने। देखें, ये खैरात तो हम भी कर सकते हैं, हम भी अपने इलाके में जाके खैरात करते हैं, बट पॉलिसी तो बताए ना। ये मुल्कों का ऐसे लग रहा था, सूबों का बजट देखें तो आप लग रहा था जैसे बल्दियाती इदारों ने बजट दिया है। भाई आपने लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए कौन सा कदम उठाया है? यहाँ पर आप बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसे यहाँ पर गरीब पैसे जा रहे हैं। देखिए कितने साल हो गए इस प्रोग्राम को, कोई एक रिपोर्ट दे दे कि इनकी इस मदद से किसी एक खानदान की जिंदगी सुधरी भी हो। यहाँ पर तो जो काम करते थे उन्होंने भी काम हाथ पांव तोड़ के बैठ गए कि उनको ये पैसे मिलते। आपके और मेरे टैक्सेस का पैसा आपने 400 अरब जी, आपने अवाम के नाल निकलने की बात की। चलो अवाम तो नहीं निकलते, लेकिन अपोजिशन कहाँ है? अपोजिशन भी तो नहीं निकलती ना। सही कह रहे। देखिए, अगर मैं सिंध से स्टार्ट करती हूँ, हम लोगों का मैं आपको अपना बताऊं तो हम लोगों ने जलसा किया, उसके बाद फिर माह रमजान आ गया, ईद, और उसके बाद जो गंदम स्कैंडल हुआ कि किसी को किसी की फिक्र ही नहीं थी, होश ही नहीं था किसी को कि जो किसान अपनी गंदम लेके बैठे हुए थे उनको रेट नहीं मिल रहा था, उनको बार गाना नहीं मिल रहा था, उनको जो मिडल मैन है वो उन पे प्रेशर बनाकर बैठा हुआ था। ये सारी चीजें थी। और उसके बाद जो कराची में हीट वेव आई, मतलब ये ऐसे बहाने ही हैं, लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ था। लेकिन ये कि निकलना पड़ेगा। तो सदी साहब, अभी मैं इतने सारा प्रोग्राम्स करती भी नहीं हूँ, और इसलिए कि वो, लेकिन देखें, आपको सीधी सी बात है, देखें आपको हम जो है पूरा मीडिया भी और हमारे साथी भी वो आपको अवाम की आवाज़ समझते हैं, इस वजह से कि आप लगी लिपटी बगैर बात करती हैं और सच्ची बात करती हैं। जो अवाम के मसाइल हैं उसके ऊपर आपका हाथ होता है, उनकी नब्ज़ पे आपका हाथ होता है। तो इसी वजह से हम आपसे बार बार यही कहते हैं ना कि देखें, आपकी जमात है, 2-3 जलसे किए, खामोश होकर बैठ गए, मान लिया, रिज़ल्ट भी मान लिया। हालांकि रिज़ल्ट्स में जो कुछ हुआ, मैं तो दावे से आपका हवाले से मैं वाज़े तौर पर कह सकता हूँ कि अगर सिंध में कोई और जीता ना जीता हो, लेकिन सायरा बानो सिंध में सांगड़ से जीती थी, जिसको हराया गया। ये एक वाज़े तौर पे जो है वो एक स्टेटमेंट है। लेकिन क्या आप लोगों की खामोशी भी जो है वो फिर उसी तरह हम उसको समझें कि जिस तरह आवाम खामोश बैठे हैं तो अपोजिशन भी बस फिर इसी तरह खामोश बैठी रही तो बनेगा क्या? फिर आवाज़ गरीबों के लिए कौन उठाएगा? आपकी बात बिल्कुल सही है। वो कहते हैं ना कि मेरे कानों में तो डबल ट्रिपल बोझ है, मुझे लगी लिपटी रख के बात करनी नहीं आती, और वो झूठ इतना मुंह से निकलता नहीं है। बिल्कुल सही बात है। हम लोगों को हराया गया। जो 2 सीट थी वो भी साहब ने मतलब कि हम लोगों ने कर दी कि ये 2 रुपये आप रख ले, कहीं आपको कमी ना हो जाए। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, हमें अपोजिशन करनी चाहिए यहाँ सिंध में। असेंबली में नहीं तो हमारे पास फोरम्स थे, हमारे पास रोड थे, हमारे पास लोग थे, हमें करनी चाहिए थी। ये जो सिंध के इतने बड़े इश्यूज हुए हैं उसके ऊपर बात करनी चाहिए थी। बस वही बात है, जाहिर है अवाम, हम भी अवाम में से हैं। जैसे अवाम वो कहते हैं ना कि एक दूसरे के कांधे पे डाल के बैठी हुई कि कोई मसीहा आएगा और सारे मसले हल कर देगा, हमें ना निकलना पड़े। मैंने बहुत पहले एक स्पीच में कहा था कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो तहरीक पाकिस्तान, जिस वक्त पाकिस्तान की तहरीक चल रही थी, उस वक्त की व्हाट्सएप और मीडिया नहीं था, वरना हम बोलते हैं कि इस मैसेज को इतना शेयर करो कि फिरंगी शर्मिंदा होकर भाग जाए। वो तो कर ली। तो आजकल दौर यही है कि आपने जो कुछ कहना है
उसमें अच्छा बुरा आपके पास सोशल मीडिया सुबह उठे 10 आप ट्वीट डाल दें और उसके बाद आप वो कहते ना कि रॉबिन हुड बन जाए कि ये देखे मैं मेरे इतने फॉलोअर्स और मैं आवाम के लिए, लेकिन मुझे खुद शर्मिंदगी होती है। लेकिन मसला ये है कि जब यहाँ पर हमारे सिंध में, स्पेशली मैं अपने हल्के की बात कर रही हूँ, कि जब लोगों के दिल में थोड़ी सी तमन्ना आती है इनकलाब की, उसी वक्त बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसे आ जाते हैं कि ये लो भैया चुप कर जाओ। और उसके बाद वहाँ पर तो थाने कचहरी से फुर्सत नहीं है, डेली बेसिस पे लोगों के ऊपर मुकदमे बनाए जाते हैं, पुलिस की गुंडागर्दी। अब आपने देखा अपने खिपरों में हमारे फंक्शनल के, जी जी बिल्कुल, वो बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ जी जी। उन्होंने 2018 में इलेक्शन भी लड़ा था और आप देखिए ना कि मतलब वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थे, उनको वहाँ पर सरेआम गोलियां मार के शहीद किया गया और 1 घंटे तक फायरिंग करते रहे कि कोई उनके पास आके हॉस्पिटल तक ना पहुंचा सके। सही। तो आप देखिए, अब इस केस की पैरवी तो कर रहे हैं, लेकिन ये कि एक सख्त पैगाम जाना चाहिए, जो कि मैं समझती हूँ वक्त की भी जरूरत है और हमारी पार्टी को उस पर स्टैंड लेना चाहिए। देखिए, अब कानूनी कार्रवाई तो चल रही है, लेकिन थोड़ा उसको भरपूर तरीके से करना चाहिए। अच्छा आखिरी आपने पता ही है कि आपकी सहाफी बिरादरी भी कहाँ सिंध में महसूस है। नहीं जी जी बिल्कुल, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है ना, वो खैबर पख्तूनख्वा में सहाफ़ियों को दरपेश खतरात की बात करते हैं, उसके ऊपर स्टेटमेंट जारी करते हैं। जो सिंध में सहाफ़ियों के साथ हो रहा है उसकी आवाज़ नहीं उठाते, उसकी मजम्मत तक नहीं करते, उसकी इंक्वायरी तक नहीं करते। चिराग तले अंधेरा होता है, चिराग के नीचे अंधेरा है। तो अपने नाक के नीचे अपनी गवर्नमेंट में क्या हो रहा है कि जहाँ पर ना लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सही कर सके, कच्चे के डाकू हैं तो वो बेकाबू हो गए और इनके एक एडवाइजरी बाबुल भैया साहब, जो कि पूरी एजेंसीज ने हाथ था, वरना तो सिंध पुलिस को तो परवाह भी नहीं थी, और वो अरसले की तफसील में पकड़े और जब सिर्फ उनसे वो पोर्टफोलियो लिया गया, उसके बाद आपने सुना मीडिया में कुछ, आपने कुछ सुना? जी जी कुछ भी नहीं सुना, कुछ भी नहीं सुना। लेकिन सब इसी तरह है। अनवार का इंटरव्यू था, 700 अरब की सालाना करप्शन होती है, लेकिन वो साथ कचरे नफ्सी से काम लेंगे। 700 अरब बहुत कम बताया, बहुत कम है, बहुत कम है, ये सही कह रही हैं आप, बहुत कम बताएं। अच्छा ये बताएं, आपको ये आखिरी सवाल आपसे, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, ये नज़र आता है सिस्टम ये चलता हुआ आपको भी, आप ये अवाम भी बेचारे पिसे जाएंगे? एक तरफ अदालतें हैं, एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट है, एक तरफ हुकूमत है, एक तरफ रियासत है, एक कोई कच मचोला सा मचा हुआ है। कोई समझ आ रहा है आपको कि ये हो क्या रहा है और ये सिस्टम चलेगा? कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तो हमारा दिल दुखी है, वो तो चले ठीक है, कहा जाता है कि सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जाहिर है ऐसे लगता है कि जैसे थोड़ी सी आपकी जिसका रजामंदी है। एक मूवी का डायलॉग है ना कि वो उसको कुछ काम करने को बोलता है तो वो कहता है नहीं बाबूजी बोलेंगे तो काम करूंगा, तो उसने कहा करो, इसलिए कि मैंने बाबूजी का मन पढ़ लिया। अब बाबूजी बोले हो ना हो, पर बाबूजी का मन जिस तरफ था वो हमारा दिल बहुत दुखी था, क्योंकि इन्होंने मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया है। एक पार्टी ने इदारे तबाह किए हैं, पीपल्स पार्टी ने, और यहाँ पर सिंध में पीआईए हो गया, वो हो गया, लोगों को नौकरियां लेके रोज नौकरियां पैसे खा के, और नून लीग ने मुल्क की जड़ें खोखली की हैं, जो उन लोगों ने पीआईए के साथ किया, जो स्टेट के साथ किया, और कौन कौन से इदारे आपको बताऊं, तो मुझे समझ नहीं आ रही। देखिए, कोई भी घर चलाने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। अभी लोग कहते हैं कि ये गवर्नमेंट का टाइम खत्म हो जाएगा, आ जाएगी, मतलब मैं नहीं समझती, क्योंकि जब आपके खजाना ही खाली है तो कोई दूसरा भी आएगा तो वो क्या करेगा? वो फिर आके फिर आपको ये सुनना पड़ेगा कि हमें तो खजाना खाली मिला था, मुल्क किन हालों में था, हमें तकरीबन फिर हर बंदे को क्या 10 साल खेल खेलने के लिए दिए जाएं, क्या वो खेलो 76 साल से, तो यही हो रहा है। तो अब हालात ऐसे हो गए कि यहाँ पर आप कुछ नहीं कह सकते। जैसे आप तो इस्लामाबाद में हैं, इस्लामाबाद के मौसम का नहीं पता चलता, कभी झड़ तो कभी बारिश और रात में ओले पड़ गए, ऐसे यहाँ पर भी कुछ कहा नहीं जा सकता। अब यहाँ के लोगों का भी कोई पता नहीं चलता, यहाँ के हुक्मरानों का भी कोई पता नहीं चलता। नहीं जी, कुछ नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एक अजीब सा मतलब हो रहा है, आवाम की बात कहीं नहीं हो रही। पीटीआई को देखें तो उनके आपसी के झगड़े समझ नहीं आ रही। और आज तो अभी मैं देख रही थी कि कुछ सहाफी भी लड़ पड़े आपस में। वो लड़ते रहते हैं जी, वो हर जगह पे तफरीक है, तकसीम है, मफादात तो ने जो हम कहाँ जाएं? आप मुझे बताएं ना कि हम कहाँ जाएं? क्या हम अदालतों के पास लेकर जाएं जहाँ के जजेस खुद इंसाफ मांग रहे हैं? यहाँ पर एक केस है, ये तो वही हो गया कि
कोफ्ता बना रहे हैं, पहले गोश्त था, बोटी था, कितना कीमा तो कीमे ਨੂੰ छोड़ के बनाया कोफ्ता, तो कोफ्ते को दांतों से तोड़ दिया। यहाँ पर तो आप देखें तो यहाँ पर तो बोटी से कीमा, कीमे से कोफ्ता और कोफ्ते से फिर कीमा बनाने का चक्कर है। कहाँ जाए इंसाफ के लिए? सही इन बात। हुकूमतों के पास जो यहाँ पर लोगों को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे का शिकार है, लोगों पे मुकदमात बना रहे हैं। यहाँ पर 5-6 लोग हैं जो अपने आप को फिरौन समझते हैं, लोगों की जिंदगी। और मजे की बात ये कि आज मैंने ट्विटर पे देखा कि एक तस्वीर नाफिस शाह साहब की बड़ी मुस्कुराती हुई तस्वीर लगाई। इनको तस्वीर भी चूज करने नहीं आई हाँ कि यहाँ पर कराची का सबसे बड़ा सर्द खाना बनेगा। जी बिल्कुल। तो बनाएंगे ना, इसलिए कि दायरे लोगों को आपने जीने अब लोगों को जिंदा रहने का हक ही नहीं दे रहे, उनसे वो गुर्बत इतनी कर दी है तो वो मुर्दा खाना ही बनाएंगे ना, बजाय इसके कि उनको मुर्दा लिए। खाना। मैंने तो उनसे रिक्वेस्ट की है कि प्लीज कब्रों का भी कुछ कर दे, कोई फ्री का कब्रस्तान बना दे, क्योंकि यहाँ पर तो 40 से 50 हजार रुपए की कब्र है, सिर्फ कब्र के पैसे हैं। उसके बाद आपका कफन दफन और ये सारा कुछ वो अलग है। अब गरीब बंदा, और इनको ये नहीं पता जो बहुत ज्यादा गरीब है, वो एबी सर्द खाने और यहाँ पर वो बाहर अपनी प्यारों को छोड़कर चले जाते हैं, तो ये खुद ही उनको दफना दे। ये तो हालात हैं। और यहाँ पर आप इनकी बातें सुन लें तो खुदा जाने क्या होगा। बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया सारे बारो साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया।